बिगिनर्स माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 एनसीईआरटी 11th क्लास का। ठीक है। प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। प्रारंभिक समाज, इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय क्या है? सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसा हुआ। पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में जो भी लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। ठीक है। एक विचारणीय प्रश्न यह भी है, यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव हुई। जब लेखन कला ही नहीं थी तो गतिविधियां कैसे संभव हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा कामचलाऊ घरों, आसरों एवं शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसे कि आप आगे विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगाते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़ बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक ना जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में बदलाव आया।
हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली व मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन रांगा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी-कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करने के साथ करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्र से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीजें थीं लकड़ी, पत्थर, हीरे जेवरात, धातुएं, सीपियों, ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीजों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे-छोटे जनसमुदाय के स्थान पर छोटे-छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेजी से हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय और पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम का अध्ययन कैसे करें? आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग यानी कि सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए-नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे या अतिव्याप्ति ओवरलैपिंग हो जाता है, एक के ऊपर एक। मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्ययनों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। जहाँ आप एक देखेंगे वहाँ आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिखाई दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी नहीं विशेष घटित हुआ। कभी-कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ है। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। ये कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बचने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव
और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी गई है। तिथि अफ्रीका और यूरोप। 6 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 कितना 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। वर्तमान में 14 लाख वर्ष पूर्व है। 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान से पूर्व प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस के जीवाश्म कहाँ पे? अफ्रीका में क्या मिला, यूरोप में क्या मिला? अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य है। 1.5 लाख से 50,000 वर्तमान पूर्व, 50,000 से 30,000 प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस के जीवाश्म 40,000, 30,000 से 10,000 वर्ष। गुफाओं और गुफा आवासों में चित्रकारी 27,500 गुफाओं आवासों में चित्रकारी विशेष फ्रांस और स्पेन में। 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 से 6,000 पशु और कुत्तों को पालतू बनाया गया। 6,000 से 5,000 गेहूं जौ की खेती यूनान में। 5,000 से 4,000, 4,000 से 3,000 गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती। तांबे का प्रयोग यूरोप में। तांबे का प्रयोग जिसे क्या कहा, क्रीट। 3,000 से 2,000। हल द्वारा कृषि। प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पेपायरस पर लेखन। मिस्र। घोड़े को पालतू बनाया गया पूर्वी यूरोप में। फिर ये 2000 से 1900 नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास। ये 1700 से 1600 लिपि का विकास, क्रीट। 1500 से 1400 कांच की बोतलों का प्रयोग, ये लोहे का प्रयोग। पश्चिम एशिया के फोनीशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कॉर्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागर क्षेत्र में विस्तार हुआ। ये लेखन कला है, ये अफ्रीका की और ये यूरोप की। 800 से 700 लोहे का प्रयोग सूडान में। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान। 776 ईसा पूर्व। 700 से 600 लोहे का प्रयोग मिस्र। 600 से 500 सिक्कों का प्रयोग यूनान। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व। 500 से 400 फारसियों का मिस्र पर आक्रमण। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान। 400 से 300 मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना। 332 ईसा पूर्व में जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। 6 लाख से 5 लाख वर्तमान से पूर्व। एशिया में अग्नि का प्रयोग कितने? 7 लाख वर्तमान से पूर्व। दक्षिण एशिया रेबात में पाषाणकालीन स्थल 1,90,00,000 वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान में। फिर ये कितना है? 150, ये 15 लाख से 50,000 वर्तमान से पूर्व में। प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस के जीवाश्म मिल गए। ये भी देख ही लिया था, कुत्ते को पालतू बना दिया, यही सब है। 30,000 से 10,000 कुत्ते को पालतू बनाया। फिर भीमबेटका गुफा चित्र मिल गया। होमोसैपियंस के जीवाश्म 2500 से 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका में। 8,000 से 7,000 भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती पश्चिम एशिया। 7,000 से 6,000 सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया। और इधर प्रारंभिक कृषि बस्तियां बसी हुई बलूचिस्तान में। ये कला हो गई, एक लेखन कला शुरू हो गई थी चित्रकारी के साथ में। 1500-1400 लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था और ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ये अमेरिका में हो गया, सब्जी वगैरह उगाने लग गए थे। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल वगैरह में, ठीक है। विषय 1, समय की शुरुआत से। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों को प्रादुर्भाव
हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप से मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से सांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों में कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना, आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, फॉसिल, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गईं, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने का इनकार कर दिया था कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन जीवाश्म क्या होते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंधित रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय उन प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर या मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। विद्वानों को ऐसी हिचकाहट एक उदाहरण देगी। अगस्त 1856 में जब मजदूर यानी जर्मनी के डेसलडॉर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे वॉन विश्वविद्यालय के शारीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शॉफहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है, जो अब नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और ये घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही
हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी, मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। ये चित्र में देख सकते हैं उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। ऊपर चित्र के रूप में दिखाया गया है जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये निएंडरथल मानव की खोपड़ी है। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि यह खोपड़ी किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। मानव क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के पूर्वज। इन 4 खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क्या है? एक वानर की है। देखते हैं अभी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति है। नीचे देखिए खोपड़ी के होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी होमो इरेक्टस। खोपड़ी है होमो सैपियंस चिंतनशील प्रज्ञा मानव नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों को मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भलीभांति देखिए। चलिए, चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन हैं जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों का प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनॉइड कहते हैं। इस समूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद 56 लाख वर्ष पहले हमें होमोनिड्स प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमोनिड वर्ग होमोनॉइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमोनॉइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे यानी चारों पैर के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानरों एप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस वंश के हैं पूर्व अफ्रीका में पाए गए हैं। उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं।
हाथ का क्रमिक विकास। आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। आकृति होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। होमोनॉइड्स नामक परिवार के सदस्य होते हैं। होमिनिडाई इस परिवार में सभी रूपों का मानव प्राणी शामिल है। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं, दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैतिन और यूनानी भाषाओं के शब्द से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रेल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथेकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एक वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, थकने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को विभिन्न भिन्न प्रजातियों के वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। ये देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुवाई गॉर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डुवाई गॉर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवाई नाम मैरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मैरी लीकी ने ही ओल्डुवाई और लैतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया था। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में रहना पड़ा क्योंकि हम दोनों में से काम पर नहीं जा रहा था। दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मैरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई। मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज सुनी।
वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे। अब किसी सांप ने डस लिया जो कुत्तों की नजर से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़काहट से साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज सुनी और वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मैंने ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया। उसी को जिसे हम 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था ये था। किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, सीधे खड़े होकर चलना, औजारों और इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीजों के खान ले जाने, हाथ को मुक्त करना, औजार बनाना। उदाहरण के लिए, दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिलता ही, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय ये लाभ उल्टा हो गया। लेतोली, तांजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्मों, इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ हदार इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं, जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थीं। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले और होमो सैपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या है? होमो क्या हो गया? आदमी। इसमें हेबिलस, ये क्या बनाता है? औजार। ठीक है। और इसी तरीके से एरेक्टस जो है वो सीधे खड़े होकर चलने लग गया, और जो बचा सैपियंस वो चिंता करने लग गया, सोच विचार करने लग गया। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गॉर्ज से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा कूबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मूल जकार्तो, सिंगरान, जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। परवर्ती काल के इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया, शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहीं। हिंद महासागर के आसपास का चित्र है। मोरक्को 10 है, सुल्तान भूमध्य सागर है, 4 सूडान, इथोपिया, सभी दिखाए गए हैं जहां जहां से
प्राप्त हुए हैं कुछ ना कुछ। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथैलिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गसिस और होमो निएंडरथैलिसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस अध्य प्राग मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में वह परिवर्तन संभवतः उनके खान-पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। विश्व में मानव प्रजातियों का विकास 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व। कहाँ पे? अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश। कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। फिर 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, अद्य होमो सैपियंस। निएंडरथल मानव, होमो सैपियंस सैपियंस, आधुनिक मानव। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव। 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह बाद वाले निएंडरथल आधुनिक मानव। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, अमेरिकी रेगिस्तान और वर्षावन। फिर मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म इथोपिया और ओमो किविश 1,95,00,000 से 1,60,000 वर्ष पूर्व। दक्षिणी अफ्रीका, बॉर्डर गुफा दी केल्टरस, कल्सीज नदी के मुहाना 1,20,000 से 50,000। मोरक्को, दर सुल्तान 70,000 से 50 वर्ष। इजराइल, कैफ रस्कुल 1 लाख से 80,000। ऑस्ट्रेलिया, मुंगो लेक, मुंगो झील 45,000 से 35,000 वर्ष पूर्व। बोर्निया, नीहा गुफा 45,000 वर्ष पूर्व। फ्रांस, क्रोमैग्नन, लेस आईजीस के पास 35,000 वर्ष पूर्व। यदि आप इस तालिका पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस पर 2 मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग-अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतर मॉडल के अनुसार क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे-धीरे अलग-अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न-भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग-अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हैं। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है।
ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे, वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी, जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोगत्वा वहां स्थायी रूप से बस गए। प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हम आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे। संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियों, बेर, फल और कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों की जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों की जीवाश्म तो दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब आधिकारिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरचकर निकालने लगे, जो जानवर अपने आप मर जाते या कहीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, चुचुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों को शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है, और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव 5 लाख साल पहले का, जर्मनी में शोनिंजन 4 लाख साल पहले का। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व के मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस चेक गणराज्य के मानचित्र में दिखे को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का घातक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों में मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने की स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुलझाना संभव नहीं है। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हुए तो हम अपने आप को ज्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का
एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किनुबे, ओले जेरसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शैल्क उपकरण और हस्त कुटार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्पीकृत सहित अन्य क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियां मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था, वहां ऐसी शिल्पकृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई थीं। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कैसे होता है। 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के प्रस्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर दो चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। ओलोजेसाइली का उत्खनित स्थल खननकर्ता लुईस लीकी मैरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया। इस स्थल पर प्राप्त हस्तकुटार सहित अन्य औजारों की एक नजदीकी तस्वीर है। पुरातत्वविदों का यह सुझाव पूर्व होमिनिड भी होमो हेबिलिस की तरह संभवतः इस स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे। अलग अलग स्थानों पर सोते थे, ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते थे। यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियां कैसे पहुंची होंगी? यहाँ पत्थर कैसे पहुंचे होंगे? क्या हड्डियां अक्षुण्ण रही होंगी? शिल्पकृतियां मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की चीजें शामिल होती हैं जैसे औजार, चित्रकारियां, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र आदि। एक और पुरास्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थीं। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाटक्रॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग को नियंत्रित प्रयोग के घोतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में। शल्क निकाल कर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। ये टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, वे उन स्थानों के घोतक हैं जहां बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिडों के जीवन में से किस प्रकार भिन्न होगा? प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने, सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वह स्वयं बनाते हैं।
हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने देखा है, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलन के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं, उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालू तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन है, जैसे सुमूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग, सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रूखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना और कुरेदना अब संभव हो गया। एक भाला प्रक्षेपक यंत्र, इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? 5 प्लेट तकनीक, कै, कै, गै और ये संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणी में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। पहला, होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचलन, हिलाना शामिल था। उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाते जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावों की प्रक्रिया से शुरू होता था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण उसे बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः है भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खासतौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। अल्टामीरा की गुफा चित्र। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सेलिनो सेंज द सउतोला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर-उधर दौड़कर और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नजर छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई यानी कि पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि हत प्रभव
हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की, लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियां इतनी ज्यादा अच्छी हैं, ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। फ्रांस में लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में अल्टमिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गईं। इनमें गोरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मेमेंथो यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं, जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले अलग-अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्र किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं, क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है, चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक प्रक्रियाओं, रस्मों, जादू टोनों से जुड़ी होती थीं। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे-छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों। ये चित्रकारियां आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हुई। अब इनके लिए आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है, जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था। शिकार करने वाले, खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों का जीवन से पुराने समाज के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है? इस प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कून सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहां बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले, लेकिन हमें उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर-उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमजोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। हदाजा जनसमूह। हदाजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो लेक ईआईसी के खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हदाजा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियां और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, बाटरबक, हिरण, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बुबुन, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम हैं। उतने ही आम छोटे जानवरों में साहसी मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए, अनेक प्रकार के जानवर हैं। हदाजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्मों के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यह शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है, उतना दुनिया की किसी भी
ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बोअबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में भूतायात से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है। लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्में जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूंडियों को चाव से खाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती, मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हदाजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हदाजा लोग वहां कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों तथा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहां लगाए जाते हैं जहां ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्व हदाजा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है, पानी ले जा सकता है। इस संबंध में हदाजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हदाजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हदाजा लोग के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हदाजा और कुंगसेन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो महसूस करते हैं कि संजाति व्रत संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वे आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न हैं। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं। उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर कोई भी आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ स्त्रियों और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्रहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर
अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। उपसंहार: लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों का इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ, गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफी बड़े जनसमुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। चूंकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहां भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोटा बाजरा, जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने की अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, ये फर्टाइल क्रीसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटों, पत्थरों से भी स्थायी घर बनाए जाने लगे। यह पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ हैं। खेती पशुचारण से कुछ अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा, रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। काल रेखा 1 लाख वर्ष पूर्व, 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। निर्वाणा प्राइमेट, बंदर एशिया और अफ्रीका, 240 लाख वर्ष पूर्व। आदि परिवार, होमोनाइड, गिब्बन एशियाई और गनटाउन अफ्रीकी वानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबा, पिग्मी चिंपैंजी। 64 लाख वर्ष पूर्व होमोनिड की शाखाओं में विभाजन। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 26 से 50 लाख वर्ष। 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के सबसे पहले औजार। 25 से 20 अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो। 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हेबिलिस। 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस। 13 लाख वर्ष पूर्व एस्ट्रेलोपिथेकस का विलुप्त होना। 8 लाख वर्ष पूर्व आद्य सैपियंस होमो हाइडेरलंबर्गसिस। 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंस एमिस, आधुनिक मानव। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस लोप। 2 लाख स्वर तंत्र का विकास। 2 लाख नर्मदा घाटी भारत आद्य होमो सैपियंस की खोपड़ी। 2 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व 1,30,000 आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव। 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पूर्व निएंडरथल मानव का प्रादुर्भाव। 1,30,000 चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य है। 1,25,000 निएंडरथल मानवों का लोप। 35,000 आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य।
27,000। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 साल पहले। ये पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी है। ठीक है, तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।